नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव में जदयू की हार के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया है। जय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में लोजपा का कोई औकात नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने भी चुनाव में धोखा दिया है। और जय कुमार ने बीजेपी को दो टुक में चेतावनी दी है कि अगर गठबंधन चलाना है तो दोनों दलों के नेता मिल बैठकर फैसला लें। हमारे पटना ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र ने खास बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जदयू के तेवर तल्ख हैं। बीजेपी लगता है कि बैकफुट पर आई है, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अभी दोनों दलों में पूरी तरह से सामंजस्य है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है पूरी इंटैक्ट रहे। कुछ घटनाएं ज़रूर हम लोग को जोखिम किया है। एक तो चुनाव की जो अभी चुनाव जो हुई है, जिस प्रकार की वहाँ हम लोगों ने जो अनुमान किया था अपने गठबंधन के साथियों से, और जिस नैतिकता को हम लोग निर्वहन करते हैं, हम लोग कभी भी अपने साथियों के साथ धोखा नहीं करते हैं। लेकिन पूरी तरह से जो गठबंधन हम लोगों ने पूर्व में इसी गठबंधन से 2005 और 10 को देखा है, वो निश्चित तौर पर 2020 का जो गठबंधन है एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है। और ये बहुत जोखिम हुआ, बहुत आहत हुए लोग। जितने भी हमारे जेडीयू के विधायक दिख रहे हैं जो हारे हैं और हार के कतार में खड़े हैं, वो कहीं अपने कारणों से नहीं हारे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से गठबंधन की कन्फ्यूजन और कारणों से हारे हैं। और हमें लोजपा से ये बात कहा जा रहा है कि लोजपा की कन्फ्यूजन, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम लोजपा के कारण से, लोजपा की क्या औकात है? वो 2 कौड़ी की पार्टी है और उसकी 5000 के वोट हर विधानसभा में लेने की है, उसके कारण कैसे हम हार सकते हैं? और स्पष्ट है, और हम लोगों ने देखा है, कई सीटों का असेसमेंट किया है, और मैं स्वयं जहाँ से लड़ा हूँ वहाँ देखा हूँ कि एक भी वोट भाजपा का मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसा में एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी हमारी संबंधों में इतनी बड़ी मधुरता थी और इतनी बड़ी करवाहट हुई, राजनीति में धोखा और भीतरघात करने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बावजूद भी हम लोग इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि इतने आहत और जोखिम होने के बाद, इतने हम लॉस करने के बाद भी हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा पहल नहीं कर रहे हैं कि हमारी और हमारे एनडीए की गठबंधन में किसी प्रकार का विभेद हो, चले, राज्य हित में चले। क्योंकि हमारी पार्टी सभी जाति सभी वर्ग का पार्टी है। हम बिहार के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और जिस तरह का बिहार बनाए हैं वो बना रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि अरुणाचल की घटना होने के बाद और थोड़ी करवाहट हुई और संदेह की दायरा में हम लोग गए। इस प्रकार के गठबंधन में रह करके यदि होगा तो कहीं ना कहीं ये बिहार की नुकसान होगी। और बिहार की नुकसान माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम समझौतावादी नहीं रहे हैं, हम राजनीति करते हैं लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, लेकिन हम घुटने टेक कर राजनीति नहीं करते हैं। और हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, हम स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हैं, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। और ये बातें आगे किस प्रकार की पहल होगी, कैसे हम लोग इसको ठीक रहेंगे, हमारे बड़े नेता सभी भी लगे हुए हैं कि हमारे तरफ से कोई ऐसा पहल नहीं होगा कि गठबंधन टूटने का मैं कारण बनूं। हम कारण नहीं बन रहे हैं, हम पूरी बिहार की जनता देख रही है। और इस प्रकार की इस चुनाव और ये जो गठबंधन पर पूरी राज्य की जनता है, हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं। ये कहीं से नहीं है कि कोई जदयू पर गठबंधन धर्म का निभाने का प्रस्ताव खड़ा हो। 2005 से ही आप लगातार मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। लगता है कि बीजेपी में भी कुछ बदलाव हुआ है? पहले की जो बीजेपी थी लगभग 20 वर्षों का साथ आप लोगों का है, तो उसमें गठबंधन धर्म का पालन आप कहते हैं जदयू ने किया, बीजेपी ने भी किया था। क्यों इस तरह की परिस्थिति है? लगता है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है बदला है, वो सही बात को नहीं समझ रहा है। नहीं, ये बात तो हम लोगों ने पहले भी कह चुके हैं। देखिए, 2005 और 10 की जो गठबंधन था, ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ये भाजपा की कार्यकर्ता कौन है और जदयू की कार्यकर्ता है। इस देश में ऐसा गठबंधन कोई देखा नहीं होगा। और जिस पहल पर चलती थी, जो आपस में जो असामंजस्य था,
वो सामंजस्य अपने आप में एक अजूबा था। ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि 2020 का गठबंधन वो गठबंधन नहीं है। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है और इस प्रश्न चिन्ह को कैसे ठीक किया जाएगा ये हमारे साथी को सोचना पड़ेगा। मतलब बीजेपी ने जो किया अरुणाचल में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, गठबंधन चलाना है तो बैठ करके इस पर विचार करना। बिल्कुल, ये सरकार बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चले, नीतीश कुमार जी में विश्वास हो, गठबंधन के साथियों को बिहार बेहतर ढंग से चले और अब इस घटना का पुनरावृत्ति न हो तो ही बिहार में सुंदर तरीक़ा से ये सरकार चल सकती है। मैं इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि गठबंधन धर्म की पालन हो जो 2005 और 10 में जिस प्रकार से पालन होता था। बिल्कुल, तो जय कुमार सिंह ने साफ शब्दों में बीजेपी को कह दिया है, अगर गठबंधन धर्म का पालन करना है तो मिल बैठ करके विचार करें और अन्यथा फिर स्वाभिमान से किसी प्रकार का समझौता जदयू नहीं करेगी। कैमरामैन मुन्ना शर्मा के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना। वहीं बीजेपी पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बयान दिया है और कहा है कि वहां के लोग की राजनीति कुछ अलग होती है, उन्हें कोई भी कहीं भी ले जाया जा सकता है, वह खुद बीजेपी में शामिल हो गए। तो ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, लेकिन वहाँ के जो हम कहें ना कि हम तो रहे हैं वहाँ के मंत्री रहे हैं, वहाँ के लोगों का चाहे पॉलिटिकल हो चाहे ये थोड़ा दूसरे तरह का सब मूवमेंट होते रहता है। नहीं उनको अरे तेजस्वी यादव जी तो बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट हुआ बहुत, तो इसमें अब मुँह छिपाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो पब्लिक है, ज़्यादा आप काम कीजिएगा फिर आगे बढ़िए। तो पूर्व सांसद सीपी ठाकुर ने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश की राजनीति अलग होती है, वहां के लोग अलग हैं, अब वो जहां चाहें जब चाहें आ जाते हैं और बीजेपी में वो अपने मन से आए हैं, उन्हें शामिल नहीं कराया गया है। लगातार बता दें आपको कि जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, इसको लेकर लगातार बिहार में सियासत तेज है और इसी को लेकर जहां पर जेडीयू बीजेपी पर पलटवार कर रही है, वहीं बीजेपी सफाई दे रही है कि अरुणाचल के जो राजनीति है वो अलग राजनीति है। तो इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौतम गौंड। गौतम, जानना चाहेंगे, लगातार अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है और जहां पर जेडीयू पलटवार कर रही है, वहीं पर बीजेपी के पूर्व सांसद सीपी ठाकुर ने यह कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजनीति अलग राजनीति है, वहां के लोग अलग हैं। जी देखिए, लगातार जिस तरह से बीजेपी और जदयू के प्रवक्ताओं और नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसमें आज एक बड़ा बयान था जय कुमार सिंह का, पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार के। उन्होंने कहा कि जो लोजपा के तरफ से हुआ जिस तरह से बिहार में चुनाव में वो सही नहीं था और अरुणाचल प्रदेश में जो विधायक जो जदयू का साथ छोड़कर बीजेपी मिल गए, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा बीजेपी को लेकर वशिष्ठ नारायण सिंह का भी एक बयान आया है कि गठबंधन को लेकर ये उचित नहीं है, मगर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो डिप्टी सीएम के स्तर के नेता हो चाहे वो प्रवक्ता हो, सभी लोग कह रहे हैं कि बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जदयू ये बात कह रही है कि गठबंधन जब उनके साथ है तो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। तोड़फोड़ दूसरे पार्टियों के साथ की जाती है, गठबंधन के जो नेता है, जो गठबंधन दल के जो विधायक, उनको तोड़ना उचित नहीं है, यह गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। आज भी जो है डिप्टी सीएम रेणु देवी का ये कहना था, उन्होंने कहा कि हम जो है इस चीज़ को बिहार में नहीं मानते हैं, बिहार में हमारे नेता और अभिभावक के रूप में नीतीश कुमार है और उनके साथ हम बिहार में विकास की बात करके चल रहे हैं। हाँ, बीजेपी के तरफ से ये भी बात आई है, डिप्टी सीएम ने ये भी कहा है कि निजी उनका बयान हो सकता है, निजी उनकी सोच हो सकती है, जय कुमार सिंह की सोच हो सकती है, वशिष्ठ नारायण सिंह की सोच हो सकती है, जदयू के विधायकों की हो सकती है, मगर ये जो फैसला है ये फैसला यहाँ के लिए नहीं है, ये फैसला अरुणाचल प्रदेश के लिए हुआ। 6 विधायक जो वहाँ से टूटे, मगर जो बातें सामने आ रही है उसमें विपक्ष जो यहाँ पे बात कर रही है कि 14 विधायक को टूटने की इंतजार कीजिए, 14 तारीख माफ कीजिएगा 17 विधायकों के टूटने का इंतजार कीजिए, 14 तारीख के बाद ये सूचना मिल जाएगी। आज नीतीश कुमार खुद थोड़ी देर पहले निकले हैं, उन्होंने पटना का भ्रमण किया, उसमें उन्होंने ये बात का खंडन करते हुए कहा है कि बिहार में जदयू जिस तरह से अपना काम कर रही है, कोई ऐसी टूट की बात नहीं है और सब
कुछ जो है सामान्य चल रहा है, ऐसी जी। कोई बात जो कही जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर दल अपने स्तर से लगा हुआ है राजनीति करने में। बीजेपी अपने आप को डिफेंड कर रही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो घटना हुई ये सही बात है कि जिस तरह से भले बिहार में नहीं बात हो, मगर जो गठबंधन धर्म की बात कर रही है जदयू की, इस चीज का बहुत बड़ा मलाल है अंदर में कि 6 विधायक उनके यहां से टूटकर बीजेपी में चल गए। सीपी ठाकुर राज्यसभा सांसद पूर्व थे और अब जो है बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने ये कहा कि मैं पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भारत का मंत्री रहा हूं। केंद्रीय मंत्री जब मैं था तो वहां उस क्षेत्र का मैंने नेतृत्व किया मंत्री के रूप में। वहां के लोगों की सोच अलग है, वहां के लोगों की सोच समझ पाना उचित सही नहीं होगा, उस पर बयान करना, टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि वहां के लोगों की जो उन्होंने भाषा अपने शब्दों में कहा कि इधर उधर कब चले जाए उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक स्थिरता जो होती है वो स्थिरता वहां के लोगों में नहीं है। जिस तरह से अगर उन्हें लगता है कि पार्टी बदलने से कुछ बेहतर हो सकता है तो उसको देखते हुए वो बदल सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। तो सीपी ठाकुर ने इस बात को लेकर ये बात कही है कि जो विधायक गए हैं वो किसी के बुलाने पर नहीं गए हैं, उन्होंने बचाव किया बीजेपी का, बुलाने पर नहीं गए हैं। ये वहां के लोगों की फितरत है कि इधर से उधर हो जाते हैं। जी बिल्कुल गौतम, तो ये समझना होगा जहां पर हम देखें कि अरुणाचल की घटना को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में असर पड़ा है। और एनडीए की बात करें तो एनडीए बिहार में एक तरीके से भले ही ये दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल इंटैक्ट है और अरुणाचल का जो घटना है उसका असर बिहार के एनडीए गठबंधन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से सियासत हो रही है, हम देख रहे हैं कि जहां पर अरुणाचल प्रदेश की घटना को लेकर अब आरजेडी भी कूद पड़ी है और जहां पर विपक्षियों ने ये कहा है और सीएम नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए स्वागत का और निमंत्रण का ऑफर भी दिया है। जी देखिए सही बात है। राजद की तरफ से जो बयान आ रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, नीतीश कुमार को फिर से ऑफर दिया जा रहा है। बातें यही हो रही थी कि नीतीश कुमार को फिर से राजद कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तेजस्वी काफी नाराज है। मगर जिस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से हो चाहे वो राजद के नेताओं की तरफ से हो, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ पहले थे और अभी भी जो है स्थिति उनकी वहां पर जो है वो सही नहीं है, और जिस तरह से वो बर्दाश्त कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें बर्दाश्त नहीं करना है तो वो साथ छोड़े बीजेपी का और हमारे साथ आ जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने इस पर कोई शर्त नहीं रखा। मगर राजद के जो नेता है, विधायक है भाई वीरेंद्र ने, उन्होंने ये बात कही है कि नीतीश कुमार जहां चाहते हैं वो रहे, मगर अगर राजद में वो आना चाहते हैं तो राजद में आए, उनका हम स्वागत करेंगे। मगर शर्त हमारी ये रहेगी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर यानी प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो विपक्ष के रूप में जो है प्रेजेंट किया जाएगा। तो लगातार इस पर जो कहा जाता है कि राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो उनकी अगर स्थिति देख ली जाए तो अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बयान दोनों पार्टियों की तरफ से जो हो रही है, एक जो डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी लगी हुई है तो दूसरी तरफ जदयू जो है इस चीज से नाराज है। उनके बयानों से जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जो जदयू के बड़े चेहरे हैं, उनके तरफ से जो बयान आ रहा है उससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर नाराजगी है। और जो बीजेपी की तरफ से जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, चाहे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की बात अरुणाचल प्रदेश में करिए, ये बिहार है, यहाँ पर हमारे जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक है। मगर जदयू को ये ऐतराज है कि गठबंधन अगर हमारा है और काफी समय से बड़ा गठबंधन है और बिहार में ही जदयू बड़ी पार्टी के रूप में है, अन्य राज्यों में जदयू की अगर बात की जाए तो उस तरह से ना तो कार्यकर्ता है ना तो वहां पे जो जनाधार है। मगर अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक जदयू के बने हैं और वहां पर उन्हें अपने 6 विधायकों का हाथ धोना जो पड़ा है एक पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जनाधार बढ़ाने को लेकर बड़े चेहरे, नेता, विधायक, सांसद स्तर के अगर चेहरे क्षेत्र में होते हैं, राज्यों में होते हैं तो जनता का जुड़ाव होता है। तो पार्टी आगे बढ़ने को लेकर हर राज्य में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। भले जीत ना मिले मगर जहां पर जीती हुई जो कहा जा सकता है कि सीटें हैं वो सीटें अगर उनके हाथों से चली जाएगी तो नाराजगी होगी। और नीतीश कुमार लगातार इन चीजों को देखते हैं, खुद अपने स्तर से दिल्ली चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार खुद पूरे लाव लश्कर के साथ यहां से गए थे, उनके पहले नेता
वहां पर जाकर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। आरसीपी सिंह ने मोर्चा संभाला था। यानी नीतीश कुमार की कोशिश है कि राष्ट्रीय स्तर पर जदयू की पहचान बने। नीतीश कुमार का एजेंडा भी जो होता है वो एजेंडा इस तरह का होता है जो केंद्र जो कहा जाता है कि पूरे देश को जो कहा जाता है कि फायदा पहुंचाए। उन्होंने जो एजेंडा तय किया शराबबंदी एक ऐसा विषय है जिस पर कोई सहमति नहीं, जो कोई भी अपनी नाराजगी नहीं जता सकता। हम भले इस पर सवाल उठते हैं कि बिहार में शराब मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, मगर शराबबंदी की बात है वो जनहित में है, सामाजिक जो कहा जाता है कि सरोकार से जुड़ा हुआ ये विषय है। इसको लेकर नीतीश कुमार की कोई खिलाफत नहीं कर सकता। वहां दूसरी उनका विषय है जल जीवन हरियाली, पर्यावरण को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया है, अपने कई योजनाओं में पर्यावरण को प्रमोट करने को लेकर कार्य किए हैं। और चिंता जो नीतीश कुमार की है पर्यावरण को लेकर, वो भी एक ऐसी चिंता है जो विश्व स्तर पर की जा रही है। तो नीतीश कुमार का जो विषय होता है वो केंद्रीय स्तर पर है और वो इन विषयों को लेकर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी और बड़े पैमाने पर जाए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी की पहचान हो। मगर जिस तरह से बीजेपी की तरफ से अभी जो ये गठबंधन होने के बावजूद भी 6 विधायकों का समायोजन अपनी पार्टी में कर लिया गया, उससे पार्टी में नाराजगी जरूर है। बीजेपी इसको कंट्रोल करने में कोशिश लगी है, मगर विपक्ष इन चीजों को गौतम, तो बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि एनडीए में सब कुछ एक है और इसको लेकर लगातार बीजेपी भी बीच बचाव की कोशिश कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल होने को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई और लगातार कहें कि वार पलटवार का दौर चल रहा है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अब बात नए साल की तैयारी की, तो बता दें आपको कि देवघर में नव वर्ष 2021 की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह जुटी हुई है। नव वर्ष पहले जनवरी को बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन काफी अलर्ट है। श्रद्धालुओं की जलापन की सुविधा सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कर दी गई है। और वहीं पहले नववर्ष पर पिकनिक मनाने वाले पर्यटक स्थल नंदन पहाड़ और त्रिकुट पहाड़ में भी उमड़ने वाले भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कई मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। रावणेश्वर महादेव मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर लोग अपनी मनोकामना मांगने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूर्व की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसको देख करके वहाँ पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बल लगाया जाएगा, डेपुटेशन किया जाएगा। अब हो सके तो घर में ही नया साल मनाएं, अगर तो उससे एक रिस्क जो इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है उससे। अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ देवघर संवाददाता रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, देवघर में नववर्ष 2021 की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और साथ ही बात कर ले बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात करें नए साल की, तो नए साल को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? जी साहिबा, मैं आपको बता दूं कि नववर्ष 2021 को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है इसकी तैयारी में। और बाबा वैद्यनाथ मंदिर की बात करें, चूंकि नववर्ष में काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं और बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना दर्शन करते हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन ने खासा तैयारी में जुटा हुआ है और कई मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे और वहीं सुरक्षा बल भी तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने त्रिकुट पहाड़ और नंदन पहाड़ जैसे कई पर्यटक स्थलों का निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा है कि जहां भी पर्यटक स्थल है कोविड-19 का पालन करवाते हुए लोग आएंगे और वहां पे पिकनिक भी मनाएंगे, लेकिन सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी तरह की विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण रहे और शांतिपूर्ण ढंग से हो। और वहीं बाबा वैद्यनाथ मंदिर की बात करें तो पूजा सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक कर दी गई है ताकि श्रद्धालु कोविड-19 का पालन करते हुए नियमबद्ध और क्रमबद्ध होकर जलार्पण बाबा को कर सके। जी साहिबा। बिल्कुल रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें देवघर में नववर्ष 2021 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी पूजा अर्चना को लेकर खास एहतियातन बरते जाएंगे, जहां पर कोरोना काल में
नववर्ष मनाया जाएगा। इसको लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा का समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रखा गया है। अगर हम बात कर ले रांची की, तो रांची में भी नए साल को लेकर तैयारियां की गई है और बता दें कि सैलानियों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और रांची के पार्कों में धूमधाम से नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी संदीप के पास, जिस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे नए साल को लेकर रांची में किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं और कोविड-19 का दौर है और इस काल में हमें नए साल का जश्न भी मनाना है, तो कैसे क्या कुछ जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं? यदि रांची शहर की बात करें तो कई पिकनिक स्पॉट है रांची में और सभी जगह तैयारियां कर सकते हैं की गई है, क्योंकि जिस तरह इस साल की यदि बात करें तो पूरा साल कोरोना में ही चला गया। लोग भयभीत और परेशान नजर आए कोरोना में, पर साल का अंत कहीं ना कहीं थोड़ा खुश मिजाज हो, इसके लिए सभी तरह की व्यवस्था की गई है। चाहे पार्क की बात करें या फिर होटल या रेस्टोरेंट की बात करें, पर कहीं ना कहीं इस चीज को कोरोना के कारण जिला प्रशासन ने भी एक सख्त निर्देश दिया है कि जो भी या 31st नाइट की बात करें उस दिन जो भी होटल रेस्टोरेंट या जो पार्कों में कार्यक्रम होते हैं तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है और कहीं भी यदि इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई उन रेस्टोरेंट या फिर जो होटल मालिक है उन पे भी किया जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन साफ तौर पे यह निर्देश दी है कि जो यदि 31st नाइट की बात करें या पहले जनवरी की बात करें तो उस दिन काफी संख्या में लोग जुटते हैं। यहां तक कि उन्होंने होटल और जो रेस्टोरेंट के जो मालिक है उनसे यह भी आदेश दिया है उनको कि जितने लोग या फिर जो आगंतुक वहां पहुंचते हैं या जो कार्यक्रम प्रेजेंट करने के लिए जो कलाकार पहुंचते हैं उनकी भी नाम, पता और कह सकते हैं पूरा बायोडाटा उनका होना चाहिए, ताकि यदि कभी भी उनकी जरूरत पड़े तो उन्हें खोजा जा सके, क्योंकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है और नए साल का जश्न भी लोगों को मनाना है। तो उन सभी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा जो जश्न है उसके साथ में, और नहीं तो यदि जो भी होटल रेस्टोरेंट या जो पार्क के जो मालिक हैं या फिर जो आयोजक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो आपको बता दें कि रांची में भी नए साल को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं और होटल्स और रेस्टोरेंट्स को ये खास एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पालन करना है। फिलहाल बात करें हम गढ़वा की, तो गढ़वा जिले में नए वर्ष के स्वागत को लेकर तैयारी की जा रही है। जिले में कई ऐसी जगह हैं जो कश्मीर के हसीन वादियों से कम नहीं, और बता दें आपको कि यहाँ बड़े बड़े फॉल हैं जो काफी मनमोहक है। गढ़वा पुलिस भी सभी पिकनिक स्थल पर जाकर सुरक्षा को लेकर जायजा ले रही है। गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड का यह है सुखल दरी पर्यटक स्थल जो कन्हर नदी के किनारे है। तस्वीर को देखकर आपको यह लग रहा होगा कि यह कहीं दूर प्रदेश उत्तराखंड की वादियां तो नहीं, तो रुकिए और हम आपको बताते हैं इस जगह के बारे में। यह जगह दो राज्यों की सीमा को जोड़ती है। एक राज्य झारखंड के गढ़वा जिला तो दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला है। गढ़वा में इस जगह को राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल का दर्जा दे चुकी है और यहाँ हमेशा पिकनिक के लिए दोनों राज्यों की भीड़ होती है। यह भीड़ जनवरी माह में 2 बार होती है, एक बार नए साल पर और दूसरा 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर। गढ़वा जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी इस स्थल का दौरा कर सुरक्षा का जायजा ले चुके हैं और एसपी गढ़वा ने कहा कि बहुत ही मनमोहक जगह है, इससे पहले यहाँ वो नहीं आए थे और काफी खूबसूरत जगह है। इसके लिए पुलिस की तरफ से जो है वो सतर्कता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही प्रशासन के साथ मिलकर जो साइन बोर्ड्स होते हैं जहाँ सूचना है और वार्निंग्स लिखी हुई होती है वो साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे। 1 जनवरी को लेकर जो भी जहाँ भी भीड़ होता है उन मात्रा में डिप्लॉयमेंट्स भी की जाएगी, गोताखोर भी वहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ ही लोगों को अपील भी की जाएगी कि 1 जनवरी का सेलिब्रेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबली करें। अगर हम बात करें गिरिडीह की, तो गिरिडीह में नए साल 2021 के स्वागत का उत्साह चरम पर पहुंच रहा है और गिरिडीह जिला पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ है। साल खत्म होने को है और कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। शहर और आसपास के पिकनिक स्थलों पर शहरवासी और दूर दराज से आए सैलानियों ने जमकर मस्ती कर रहे हैं। रमणीक स्थलों, पार्क, नदी और डैम के किनारों पर पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई नए साल के स्वागत के जश्न में डूबा दिख रहा है। तो गिरिडीह का यह नजारा जहां पर हर कोई नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। और बता दें आपको कि पार्क हो चाहे पहाड़ी स्थल, वहां पर जो सैलानी है वो पहुंच रहे हैं और नए साल के
जश्न को अभी से ही मनाना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन शेष रह गए हैं और इन शेष दिनों में से ही जो लोग हैं उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 2021 का स्वागत करना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो पूरी तरह से जश्न में डूबा है गिरिडीह जिला और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पहाड़ों और झील के बीच लोग पहुंच रहे हैं और कहें कि लोगों द्वारा अब से ही नए साल का स्वागत किया जा रहा है और 2020 अब खत्म होने को है और अब नए साल का स्वागत लोग करने को तैयार नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो झील के नीचे सैलानी जो है वो पहुंच रहे हैं और धूप का भी आनंद उठा रहे हैं और साथ ही मनमोहक वादियों का भी आनंद उठा रहे हैं। तो गिरिडीह की तस्वीरें जहां पर नए साल का जश्न में लोग जो हैं अब से तैयारियां करना शुरू कर दिया है और घूमने फिरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो गिरिडीह की तस्वीरें जहां पर पूरी तरह से जश्न में डूबे हैं गिरिडीह के लोग और ये तस्वीरें जहां पर लोगों द्वारा पहाड़ों पर पहुंचने का सिलसिला और सैलानी जो हैं वो झील के किनारे बैठकर मनमोहक वादियों का आनंद उठा रहे हैं। तो गिरिडीह में नए साल 2021 के स्वागत का जश्न मनाना शुरू हो चुका है और अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं 2020 खत्म होने में और नए साल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो ये तस्वीरें गिरिडीह की जहां पर लोग नए साल का लुत्फ उठाने के लिए पार्कों में रमणीक स्थलों पर पहुंच चुके हैं और लोग नए साल के जश्न में अब से ही डूबे हैं। लगभग कुछ दिन और शेष बचे हैं और इसके बाद नया साल यानी नए साल की बात करें तो 2021 का स्वागत कर रहे हैं लोग और अभी से ही जश्न में पूरी तरीके से डूब चुके हैं लोग। और झारखंड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में भी लोग खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और नए साल के स्वागत में अब से ही जुट गए। तो गिरिडीह में नए साल 2021 के स्वागत के लिए लोग डूबे हैं और ये तस्वीरें जहां पर लोग काफी कहें कि इस जश्न में अब से ही डूबे हैं जहां 2 दिन ही बचे हैं 2020 को खत्म होने में। 2021 का स्वागत करने के लिए लोग अब से ही जुट चुके हैं। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड की मनमोहक वादियों का जहां पर नए साल का स्वागत करने के लिए लोग जुट चुके हैं। तो खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।